हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ABC2XYZ NCERT में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का, जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण के बारे में हम लोग आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और वर्ण से जितने भी वर्ण से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं वो सभी हम इस वीडियो के बाद एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा वर्ण के बारे में जानने का कोशिश करेंगे, जान लेंगे और सभी का परिभाषा को थोड़ा थोड़ा एक नज़र में देख लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। आपको डीप में अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, आप अभी से विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये तो संभव नहीं है कि आप पूरे टॉपिक को पढ़ पाएँ। तो इसीलिए ये आपका एक तरह से क्रैश कोर्स है, आप इसको बढ़िया से देखिए और वर्ण के बारे में जितना भी आपका डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्ण पढ़ने से पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग भाषा से। भाषा क्या है, क्योंकि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण है क्या, वो एक भाषा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाषा क्या है। तो आइए यहाँ पे भाषा का डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको देखते हैं भाषा क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं, यानी व्यक्ति जो उच्चारण करता है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं तो आपको अच्छा से याद होगा, हमको पता है कि आपको याद होगा वर्ण, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये तो आप याद किए होंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा गया है वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, वर्ण का प्रयोग। वर्ण का प्रयोग, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ण का प्रयोग, ठीक है, वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह तथा लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह तथा लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस प्रकार ये वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूप के प्रतीक है। ठीक है, जान गए आप, वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह तथा लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस प्रकार ये वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, अक्षर क्या है। अक्षर के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर का उच्चारण वायु के एक झटके के साथ होता है। अक्षर का उच्चारण क्या होता है, वायु के एक झटके के साथ होता है। जैसे क एक झटका में हो गया, ख, ग, घ, ये सब क्या हुआ, अक्षर हुआ। वर्णमाला किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों को जब हम लोग सजा कर लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण के बारे में। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं इसको। स्वर वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। इसको कैसे बोलिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी झटके, बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे बोलिए अ, इसमें हवा नहीं रुक रहा है, अ आ ई उ री ए ऐ ओ आओ, ये सब क्या है, स्वर है। इसका दूसरा भी परिभाषा हो सकता है, आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषा मिलेगा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अ में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है, आ बोलने में भी किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है, ई बोलने में भी किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है। इतने यहाँ पे जितने भी लिखा हुआ है उन सभी को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है। यानी आप कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में यानी बोलने पर किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण दो प्रकार के होता है, हर्स्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसमें थोड़ा सा और आगे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। आपसे ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है, तो आप कहेंगे 11। ठीक है, क्या कहेंगे, 11 होता है। स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है, 11 होता है। कौन कौन होता है, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, आप ऐसे बता देंगे स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11, आप यहाँ पे गिन सकते हैं। हिंदी भाषा में री को आधा स्वर यानी अर्ध स्वर माना जाता है। हिंदी भाषा में जो री है उसको क्या माना जाता है, आधा स्वर माना जाता है। री जो है इसको आधा स्वर माना जाता है, री को क्या माना जाता है, आधा स्वर माना जाता है। अतः इसे स्वर में शामिल किया गया है, इसको आधा स्वर माना जाता है, इसलिए इसको भी स्वर में शामिल कर लिया गया है। नहीं तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती, 10 ही होती, लेकिन री को आधा स्वर माना जाता है, इसीलिए इसको इसमें शामिल कर लिया गया है।
आगे देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, इसमें एक मात्रा का समय लगता है, यानी जिन्हें बोला जाता है तो हल्का सा बोला जाता है, आराम से बोल लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर के दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है, दबाव देकर बोला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, इसको बोलने में थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ रहा है, जिन स्वरों को बोलने में थोड़ा सा ताकत लगाना पड़े उन्हें भी हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए देखते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है? ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती हो उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने के समय किसकी सहायता लेनी पड़ रही हो? स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ रही हो, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे क बोलने में, क बोलने, जब हम लोग क बोल रहे हैं तो उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा अ को भी बोलना पड़ रहा है, तो यानी हम लोग क को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ले लिए हैं, स्वर वर्ण की सहायता कर लिए, तो इसे क्या कहेंगे? हम लोग व्यंजन कहेंगे। ठीक है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। इनमें से 11 स्वर वर्ण होता है और 41 व्यंजन वर्ण होता है। 41 क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 को क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। छ, त्र, ज्ञ और स्र को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो क्या कहेंगे? 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 11। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 41। कितना हो जाएगा? 41। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 4। कौन कौन? तो हो जाएगा पहला छ, उसके बाद में त्र, उसके बाद में हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा ज्ञ, ठीक है, और उसके बाद में हो जाएगा स्र। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? व्यंजन गुच्छा। व्यंजन गुच्छा क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके से बोले जाते हैं तो उन्हें व्यंजन गुच्छा कहते हैं। जैसे क्यारी, स्मरण, यानी बहुत सारे व्यंजनों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छा कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके से बोले जाते हैं तो उन्हें व्यंजन गुच्छा कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए अगला देखते हैं। अंतः व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन क्या है? बालघात क्या है? अल्पप्राण क्या है? महाप्राण क्या है? इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का हल्का स्पर्श करते हैं या हल्का सा स्पर्श करते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे में य, र, ल और व, ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन होगा। कैसे कहेंगे आप? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या क्या बोला जा रहा है? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? य हो जाएगा, य, र, ल और व हो जाएगा। ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। जैसे अल्पप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिनसे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है, बहुत कम ताकत लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। जैसे क, ग, अंग, ये क्या हुआ? जो क, ख, ग होता है, क वर्ग होता है, उसका पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से आप चौथा में आएंगे तो च हो जाएगा पहला, उसके बाद में तीसरा देना है, छ को छोड़ देंगे, ज हो जाएगा, उसके बाद में चौथा को छोड़ देना है, क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। तो ये 3 हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? अल्पप्राण कहलाएगा। यानी आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, कौन कौन सा वर्ण? पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? अल्पप्राण, यानी इसको बोलने में कम ताकत लगाना पड़ता है। और उसके बाद में है महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है, यानी जिनको बोलने में अधिक शक्ति लगाना पड़ता है, अधिक ताकत लगाना पड़ता है तथा जिनसे हकार की ध्वनि निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण कहलाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे कौन सा टॉपिक दिया गया है। ठीक है, आगे देखना है घोष वर्ण किसे कहते हैं। घोष वर्ण का पहचान कैसे करेंगे? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इनमें से कौन घोष वर्ण है,
तो इसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे? घोष वर्ण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होने से नाद उत्पन्न होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। तो इतना आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद कर लीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, बस आपको कितना ध्यान में रखना है? घोष वर्ण की पहचान करने के लिए आपको ध्यान में रखना है प्रत्येक वर्ग का, यानी क वर्ग, च वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब हुआ क ख ग घ, च वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ? च छ ज ञ, ट वर्ग कहने का मतलब हुआ ट ठ र ण, और त वर्ग कहने का मतलब हुआ त थ द न, प वर्ग कहने का मतलब हुआ प फ व म। तो यही कह रहा है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? घोष वर्ण। साथ ही य, र, ल और ह को घोष वर्ण कहते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, बस आप समझ जाएंगे ये कौन इसमें से घोष वर्ण है कौन नहीं है। ठीक है, कितना याद रखना है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और साथ ही साथ य, र, ल और ह को घोष वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अघोष वर्ण क्या है। ठीक है, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाएं झंकृत नहीं होती उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला अवर, दूसरा वर्ण और साथ ही साथ स, यानी ताला में स, मूर्धन स और दंस जो होता है, ये सब अघोष वर्ण है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। जैसे क दिया रहेगा, ये पहला वर्ण है, च पहला वर्ण है, छ नहीं, ट पहला वर्ण है, त पहला वर्ण है, प पहला वर्ण है, क्या कहलाएगा? अघोष वर्ण कहलाएगा। और पहला के बाद में दूसरा दे रहा है, क के बाद में ख, च में आएंगे तो क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। इसी प्रकार से आप पहचान सकते हैं। साथ ही साथ इसको भी ध्यान में रखना है कि इसको तालांश, मूर्धांश और दंश जो दिया गया है, इसको भी हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। चलिए देखिए आगे क्या पढ़ना है। आगे पढ़ना है संयुक्त या संपृक्त ध्वनि क्या है। संयुक्त या संपृक्त ध्वनि क्या है? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए, तो उसे संयुक्त या संपक्त ध्वनि कहते हैं। संपक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे संभव, स और उस पे बिंदु दिया गया, दोनों एक में क्या हुआ है? जुड़ गया। जैसे स और भ के बीच में म का मेल है, संभव। संभव बोल रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा म आ रहा है। ठीक है, तो ये भी समझ गए होंगे आप। आगे देखिए आगे क्या है? संगम। आगे पढ़ना है हम लोग के संगम के बारे में। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है, उसे संगम कहते हैं। जैसे मत जाना शब्द में मत जाना के बीच थोड़ा विराम है। ठीक है, मत जाना थोड़ा सा इसमें रुक रहे हैं हम लोग, मत बोलने के बाद में थोड़ा सा रुक रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? संगम हो रहा है। यहाँ पे दो वर्णों का मेल हो रहा है, मत का और जाना का, जहाँ पर मेल हो रहा है उसी को क्या कहेंगे? संगम कहेंगे। कैसे पढ़ेंगे? किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे संगम कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? अनुतान। अनुतान क्या है? अनुतान भावों की वह स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिसके कारण शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वह अनुतान कहलाता है। जैसे हमें तो करना ही होगा। ठीक है, कैसे कहेंगे? अनुतान भावों की वह स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिसके कारण शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वह अनुतान कहलाता है। ठीक है, जैसे हमें तो करना ही होगा। आगे थोड़ा सा ये इसको देख लीजिए, और उसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे? देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। ठीक है, तो यदि आप इतना याद कर लेते हैं तो आपको सभी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। वर्ण विचार से जितना भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सब आप बना लेंगे यदि इनको आप याद कर लेते हैं या एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको आप देख लीजिए, वर्ण और उसका उच्चारण स्थान देखना है। वर्ण स्थान, उच्चारण स्थान देखना है। ठीक है, कंठ से कौन कौन वर्ण का उच्चारण होता है? देखिए अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, सॉरी यहाँ पे अंग नहीं है, क, ख, ग, घ, ह, और जो भी विसर्ग होता है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है, आपको इसको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछेगा अ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो बचेगा कंठ। आ का उच्चारण स्थान कंठ, क का उच्चारण स्थान कंठ, ख का उच्चारण स्थान कंठ, ग का उच्चारण स्थान
कंठ, घ का उच्चारण स्थान कंठ, ह कहेगा तो भी कंठ, और विसर्ग दिया रहेगा तो उसका भी उच्चारण स्थान कहाँ होगा, कंठ होगा। ठीक है, पहला समझ गए। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है, तालु का उच्चारण स्थान पे कौन कौन से वर्ण का उच्चारण तालु से होता है। ठीक है, तो इसका देखिए, छोटा ई बड़ा ई जो होता है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। च का उच्चारण स्थान तालु, छ का उच्चारण स्थान तालु, ज का उच्चारण स्थान तालु, झ का उच्चारण स्थान तालु, य का उच्चारण स्थान तालु, और तलामे से जो होता है उसका भी तालु। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इसी को आपको याद करना है। सबसे ज़्यादा ऊपर आप जो पढ़े हैं वो तो बेसिक था, लेकिन इसको यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको 2-3 नंबर जरूर आपके एग्जाम में आ जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ दिया गया है मूर्धा। ठीक है, कौन से वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। री 2 बार लिखा गया है। ठीक है, री हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ, र, और मूर्धांश जो होता है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है, मूर्धा से अंदर से होता है। ठीक है, री, ट, ठ, ड, ढ, र और स का मूर्धा से होता है। आगे देखिए, दंत से किसका किसका उच्चारण होता है, यानी बोलने पर दांत का सहारा लेना पड़ता होगा। ठीक है, तो जो ली होता है, ली, त, थ, द, ध, न, ल, स जो होता है इसको बोलने में किसका सहारा लेना पड़ता है, दंत, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, दंत। तो इसको भी आप याद में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। ली, त, थ, द, ध, न, ल, स जो होता है इसका उच्चारण स्थान दांत से होता है। अब देख लेते हैं ओष्ठ से किसका किसका उच्चारण होता है। ऊ जो छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ जो होता है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। ठीक है, अंग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ और नासिका। अंग जो होता है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ और नासिका। ज जो होता है, ज इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मुर्दा और नासिका से होता है। ज इसको बोलने में मुर्दा का भी सहारा लेना पड़ता है और नासिक का भी सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, व जो होता है, व इसमें किसका किसका सहारा लेना पड़ रहा है, दांत और ओष्ठ दोनों का सहारा लेना पड़ रहा है। अण जो है, अण तालु और नासिका के सहारा से बोलना पड़ रहा है। म जो है, ओष्ठ और नासिका के सहारा से बोलना पड़ रहा है, यानी आप कह सकते हैं म का उच्चारण स्थान ओठ ही होता है। ठीक है, यदि दिया रहेगा ओठ तो ओठ में मारिएगा, ओष्ठ दिया रहेगा तो ओष्ठ में मारिएगा, और कहीं पे आपको मिल जाए ओष्ठ और नासिका तो उसी में मारिएगा। ठीक है, अण का भी ध्यान में रखिएगा, तालु से होता है, लेकिन यदि ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तालु और नासिका तो क्या मारिएगा आप, तालु और नासिका मारिएगा। दंत का ये हुआ जो है वो दंत से होता है, ये तो आपको बता दिए। जो बिंदु होता है, अनुस्वार होता है, उसका उच्चारण कहाँ से होता है, नासिका से होता है। कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है, ओ और औ का, कंठ और ओष्ठ दोनों का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, कंठ से किसका हो जाएगा, ओ और औ होगा तो उसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है कंठ और तालु से ए और आय का भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ और तालु से होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतना आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए, क का उच्चारण स्थान कहाँ है तो आप बता सकते हैं कंठ। उसी प्रकार से प का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।